फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 11th की जो बेसिक केमिस्ट्री की सीरीज चल रहा था उसमें से लेक्चर नंबर थर्ड है, जिसमें हम पढ़ेंगे मेटल के बारे में, नॉन मेटल के बारे में और मेटलॉइड के बारे में। हम लोग पिछले लेक्चर में क्या पढ़े थे? हम लोग देखे थे कि जो आपका मैटर है यानी कि जो पदार्थ है वह आपका दो तरह से क्लासिफाई किया गया था। एक आपका भौतिक वर्गीकरण, दूसरा आपका रासायनिक वर्गीकरण। फिर हम लोग देखे थे कि भौतिक वर्गीकरण जो है वो तीन तरह से था, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और फिर रासायनिक वर्गीकरण दो तरह से था, एक आपका शुद्ध पदार्थ और एक आपका मिश्रण। फिर आपका जो शुद्ध पदार्थ था वो भी दो तरह से था, एक एलिमेंट यानी कि तत्व और एक आपका यौगिक। क्लियर? और जो आपका मिश्रण था वो भी दो तरह से था, एक आपका समांगी मिश्रण, दूसरा आपका विषमांगी मिश्रण। फिर हम लोग कंपाउंड भी देखे थे दो तरह से, एक कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि अकार्बनिक यौगिक। और फिर हम लोग देखे थे एलिमेंट के बारे में, और उसमें भी आपको हम डिस्कस कराए थे कि जो आपका एलिमेंट होता है, जो आपका तत्व होता है, वह तीन तरह से होता है। पहले को हम क्या बोलते थे? तो मेटल, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? धातु। दूसरा हमारे पास आ रहा था नॉन मेटल, जिसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? अधातु। और तीसरा था आपका मेटलॉइड, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उपधातु। देखो, इसके पहले तक हम लोग कंपाउंड पढ़ लिए थे, एलिमेंट क्या होता है भी पढ़ लिए थे, ठीक है, मिश्रण क्या होता है, सब सारा चीज हम लोग पढ़ लिए थे। हम इस एलिमेंट के अंदर में हम मेटल और नॉन मेटल के बारे में पढ़ने वाले हैं। मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, और साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे मेटलॉइड क्या होता है। क्लियर? तो इसको लिखने के बाद आप डाल दीजिए मेटल और नॉन मेटल। हम इसकी बात करते हैं धातु और अधातु। सोचो, एक काम करते हैं, इस धातु और अधातु को एक डिफरेंस करके समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक तरफ हम क्या कर लेते हैं, मेटल ले लेते हैं, जिसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? धातु। और दूसरी तरफ हम ले लेते हैं नॉन मेटल, जिसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? अधातु। एक तरफ है आपका मेटल और दूसरी तरफ हो गया आपका नॉन मेटल। क्लियर? सबसे पहला पॉइंट हम बात करते हैं मेटल में यानी कि धातु में। ध्यान दो, वैसा तत्व जिसके बाहरी कक्षा में एक, दो, तीन इलेक्ट्रॉन हो, उसे धातु कहते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें यह आ गया कि जिसके बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन हो, दो इलेक्ट्रॉन हो, तीन इलेक्ट्रॉन हो, उसी को हम क्या बोल देंगे? धातु बोल देंगे। सोच, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम डॉट डॉट etc। एक काम करो, ये सोडियम है ना, देखो ये जो बाहरी कक्षा आपको दिखाई दे रहा है, इसी बाहरी कक्षा को हम एक और नाम से जानते हैं। इसे हम बोलें कि बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन, अर्थात उसी को हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजन इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलें तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सोचिए, जब आप सोडियम का निकालोगे तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। तो 2, 8 और 1, तो इसकी बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड मेटल। एल्युमिनियम निकालोगे कितना? 13। 2, 8, 3, बाहरी कक्षा में कितना? 3 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम निकालो, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12,
तो 2 8 और 2, तो बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो हम बोल देंगे ये सब क्या है? मेटल है। एक्सेप्ट, ब्रैकेट में इस पॉइंट को लिखना, हाइड्रोजन को छोड़कर, हाइड्रोजन को छोड़कर। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इसके तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में भी एक ही इलेक्ट्रॉन, तो क्या यह मेटल है? नहीं। इसको छोड़कर ये जो होता है आपका हाइड्रोजन वाला, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी यह कैसा होता है? नॉन मेटल होता है। तो यहाँ पे जो आपका एक्सेप्शन आ गया वो कौन आ गया? हाइड्रोजन आ गया। इसकी बात कर लेते हैं नॉन मेटल की। ध्यान दो, पहली बात इसमें क्या लिए हैं कि जिसके बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है, उसे क्या बोल देंगे हम? धातु का। इसमें क्या होगा? तो इसमें बाहरी कक्षा में अर्थात संयोजन इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो 4 5 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन। यदि ऐसा आ रहा है, वैसा होता तो जिसकी बाहरी कक्षा में जिसका संयोजन इलेक्ट्रॉन 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, उस सभी को हम क्या बोल देंगे? अधातु बोल देंगे। एग्जाम्पल, कार्बन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6, तो निकालोगे तो 2,4, अंत में क्या हो गया? 4 इलेक्ट्रॉन। तो बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन बोल देंगे क्या है? अधातु है। नाइट्रोजन 7, 2,5, अंत में 5 इलेक्ट्रॉन, अधातु है। ऑक्सीजन 8, 2,6, लास्ट में, यानी कि बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। तो यह सभी का सभी आपका क्या है? नॉन इटिशी, बहुत सारा हो जाएगा। यह सभी के सभी क्या हो गया? नॉन मेटल हो गया, यानी कि अधातु हो गया। हाँ, यहाँ भी ध्यान रखना, क्या? हाइड्रोजन की कहानी। हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 1 ही होता है। देखो कभी कभी हम क्या करेंगे ना, याद करो, इस संयोजन इलेक्ट्रॉन को हम क्या लिखे थे उधर? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, इसी को हम शॉर्ट में बोल देंगे V.E। तो परेशान नहीं होना है, वही हुआ बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन या संयोजन इलेक्ट्रॉन। तो 1 है, और जबकि 4 5 5 6 7 करके है यहाँ पर, तो ध्यान रखना कि यह 1 होने के बावजूद भी यह कैसा है? नॉन मेटल भी है। इस बात को ध्यान में लेकर चलिएगा। क्लियर? चलो, तो ये तो पहला डिफरेंस हो गया कि आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 हो तो बोल देंगे मेटल है, इसमें 4 5 6 7 हो तो क्या बोल देंगे हम? नॉन मेटल बोल देंगे। क्लियर? इसको नोट कीजिए, फिर नंबर 2 डिफरेंस में चलते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं नंबर 2 की। पहला हम लोग क्या डिस्कस किए? तो पहले वाले में हम डिस्कस कर लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि संयोजन इलेक्ट्रॉन, यानी कि बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन के आधार पर क्या डिस्कस किए कि मेटल का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वह 1 2 3 होगा। तो हम बोलेंगे कि वह जो है वो आपका क्या है? मेटल है। नॉन मेटल यानी कि अधातु में डिस्कस किए थे कि 4 5 6 और 7 हो। और हाइड्रोजन को ध्यान में रखना, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 होने के बावजूद भी कैसा था? नॉन मेटल था। इस केस में हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1, जो कि ऐसा होता नहीं। यहाँ पे कायदे से क्या होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू रूल जो हम डिफरेंस लेकर चल रहे हैं कि मेटल होना चाहिए हाइड्रोजन को, क्योंकि उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? 1 है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, इस बात को ध्यान में लेकर चलिएगा। आगे बहुत सारे एक्सेप्शन आने वाले हैं, तो नोट करते चलना है सारी चीज़ों को। देखो नंबर 2 डिफरेंस की बात करते हैं। नंबर 2 में हम बात करते हैं भौतिक अवस्था के बारे में। भौतिक अवस्था के बेसिस पर क्या? तो ध्यान रखना है इस चीज़, क्योंकि जो आपका धातु जो होता है, धातु
सामान्यतः ठोस होता है, सामान्यतः ठोस होता है। सामान्यतः ध्यान रखना है चीज को, जो वर्ड है सामान्यतः, इस पे गौर कीजिएगा, ठीक है। हमेशा नहीं, सामान्यतः ठोस होता है। जैसे इसी के यहाँ पे एक एक्सेप्शन यहाँ भी आ जाएगा। एक्सेप्शन को हिंदी में क्या बोलेंगे? अपवाद। आप पाओगे Hg मरकरी, यह कैसा होता है? लिक्विड होता है, द्रव के नेचर का होता है, ठीक है। और भी एग्जाम्पल आ जाए, गैलियम Ga, जो आपका गैलियम होता है, ये भी कैसा होता है? लिक्विड नेचर का होता है, द्रव होता है, ठीक है। जनरली ठोस होता है, लेकिन दो ऐसा मेटल है जो कि ठोस नहीं होता है। कैसा होता है? या द्रव होता है। इस बात को ध्यान में लेकर चलिएगा। इसमें नंबर 2 की बात करते हैं, भौतिक अवस्था में ही। देखो, जो आपका नॉन मेटल है ना, जो आपका अधातु है, यह तीनों अवस्था में होता है। नॉन मेटल आपका गैस भी होता है, नॉन मेटल आपका लिक्विड भी होता है, और नॉन मेटल आपका सॉलिड भी होता है। सॉलिड यानी कि ठोस भी होता है, द्रव भी होता है, और गैस भी होता है। एग्जाम्पल, जैसे कि इसका एग्जाम्पल आपका हम मेंशन कर दे रहे हैं, क्या? Cl2, फिर से N2, O2 डॉट डॉट etc। कुल मिलाकर पूरे पीरियोडिक टेबल में जो आपका नॉन मेटल है ना, वो 11 है, जो कि गैसियस नेचर में होता है, ठीक है। कितना एलिमेंट है? 11 एलिमेंट है जो कि गैसियस अवस्था में होता है। और एक नॉन मेटल ऐसा है जो द्रव में होता है, वह है ब्रोमीन, बियर। यह जो होता है किस में होता है? द्रव में होता है। और बाकी जितना भी नॉन मेटल है वो सभी ठोस में होते हैं, जैसे कि कार्बन, फॉस्फोरस, सल्फर डॉट etc। क्लियर? ये हो गया दूसरा डिफरेंस। नंबर 3 की बात करते हैं, इसको लिखिए, फिर नंबर 3 की बात करते हैं कि 3 में कहानी क्या हो गई। चलिए, तो पहले हम लोग क्या देख लिए? पहला जो डिफरेंस देखे हम, वो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन के आधार पे था, संयोजन इलेक्ट्रॉन के आधार पे था, जिसमें हम आपको क्या डिस्कस किए थे कि मेटल हो जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन हो, या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो, या तो 3 इलेक्ट्रॉन हो। फिर आपको नॉन मेटल में आपको डिस्कस किए थे कि जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब जिसका बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हो, 5 इलेक्ट्रॉन हो, 6 इलेक्ट्रॉन हो और 7 इलेक्ट्रॉन हो। एग्जाम्पल वगैरह भी लिए थे। हाइड्रोजन के केस में दोनों था, हाइड्रोजन 1 होने के बावजूद भी वो नॉन मेटल था, इसमें एक्सेप्शन वगैरह भी लिए थे। क्लियर? नंबर 2 में हम लोग क्या डिस्कस किए? तो नंबर 2 में हम लोग देखिए भौतिक अवस्था के आधार पे, यानी कि जो आपका मेटल है, जो आपका नॉन मेटल है, वह किस किस अवस्था में दिखाई दे सकता है, इस पे डिस्कस किए थे। तो आपको हम यहाँ बताए थे कि जो आपका मेटल होता है वह सामान्यतः ठोस अवस्था में दिखाई देता है, ठीक है। उसमें 2 मेटल को छोड़कर, एक आपका मरकरी और एक आपका गैलियम। मरकरी जो होता है वह लिक्विड नेचर का होता है, द्रव होता है, और जो आपका गैलियम होता है वो भी कैसा होता है? द्रव होता है, एट रूम टेम्परेचर, कमरे के ताप पर। क्लियर? फिर आपको नॉन मेटल में डिस्कस किए थे कि जो आपका नॉन मेटल होता है यह तीनों फॉर्मेट में पाया जाता है, सॉलिड भी होता है, गैस भी होता है, लिक्विड भी होता है। नॉन मेटल ओवरऑल 11 है जो गैसियस नेचर में होते हैं, उसमें एग्जांपल भी हम लिए थे। लिक्विड के नेचर में एक ही होता है, वो होता ब्रोमीन, और बाकी सब कार्बन, फॉस्फोरस, सल्फर, ये सभी सॉलिड में आते हैं। इसका भी हम लोग एग्जाम्पल लिए थे। अब हम बात करते हैं तीसरा डिफरेंस की।
नंबर थर्ड, धातु के पास चमक होती है, धातु के पास चमक होती है, जबकि नंबर थर्ड ही है, अधातु के पास चमक नहीं होती है। एग्जाम्पल, एक चीज और पहले बात समझो, इसमें क्या टर्मनेस है, धातु के पास चमक होती है, ठीक है, शाइनिंग चमकना, और धातु के पास चमक नहीं होती है, ठीक है, लेकिन कुछ अधातु ऐसे भी होते हैं जिनके पास चमक होती है, खुद का शाइनिंग होता है उनके पास, जैसे कि ध्यान रखना यहाँ पे एक्सेप्शन, आयोडीन, ग्रेफाइट, डायमंड, हीरा, इसी को बोलते हैं ना, ग्रेफाइट को ग्रेफाइट ही बोलते हैं, जो कि कार्बन का अपरूप है। यह सब के पास, यह सब अधातु है, और अधातु होने के बावजूद भी इसके पास चमक होती है। क्लियर? चलिए चौथी डिफरेंस की बात करते हैं। क्या? धातु कठोर होता है, क्लियर, लेकिन कुछ ऐसे भी धातु हैं जो कठोर नहीं होते हैं, एक्सेप्शन। यही सब तो याद रखना, एग्जाम में आपसे सवाल यहीं से आता है, ठीक है। 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा निम्नलिखित में से कौन सा धातु कठोर नहीं है। आप तो पढ़ के गए हो कि धातु क्या होता है, कठोर होता है, तो एक्सेप्शन याद रखना, कुछ ऐसे भी धातु हैं जो कठोर नहीं होते हैं, जैसे कि मरकरी। अब लिक्विड है ना, लिक्विड क्या कठोर होगा, द्रव है। गैलियम, क्लियर। सोडियम, पोटेशियम, देखा ये क्या है कि ये काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, यानी कि मुलायम होते हैं, इसको आप चाकू से आसानी से कट कर सकते हो। क्लियर? इसकी बात कर लेते हैं नंबर 4 की। क्या? तो धातु कठोर होता है, तो अधातु कैसा होता है? सिंपल सी बात है, अधातु मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी अधातु हैं, बात को समझना, कुछ ऐसे भी अधातु हैं जो कठोर होते हैं। होना क्या चाहिए? सॉफ्ट मुलायम, लेकिन कठोर होते हैं। एग्जाम्पल, एक्सेप्शन ध्यान रखना, यहाँ भी एक्सेप्शन है। ग्रेफाइट का क्रिस्टल, ठीक है, अधातु है, कायदे से इसको क्या होना चाहिए? मुलायम, लेकिन जो आपका ग्रेफाइट होता है, यह कैसा होता है? कठोर होता है। क्लियर? यही सब एक्सेप्शन को आपको ध्यान में लेकर चलना है। एक्सेप्शन बोले तो अपवाद, इतना तो आप लोग समझ ही रहे हो। चलिए तो इसको लिखिए, फिर नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए नंबर 5 की बात कर लेते हैं। सोचो, इसका भी 5 ध्यान दो। मेटल है, और मेटल कैसा होता है? सॉलिड होता है जनरली, तो उसके अंदर क्या होगा? सोचो, सॉलिड जब हम डिस्कस किए तो वहाँ पे आपको क्या बताए थे कि सॉलिड का जो अंतर आणविक बल होता है वो स्ट्रांग होता है, मतलब कि जो अंदर का मॉलिक्यूल है वो आपस में एक दूसरे से काफ़ी जुड़े हुए हैं, ठीक है, काफ़ी घनिष्ठता के साथ जुड़े हुए हैं, और अच्छा से कहना चाहें तो। क्लियर? सोचो, जब घनिष्ठता के साथ जुड़े हुए हैं तो उसके बीच जो बल लगती है, जो बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड को, उस आकर्षण को हम बोलते हैं धातु के केस में धात्विक बंध। धातु के केस में क्या बोलते हैं? धात्विक बंध। और अधातु में चले जाए तो धातु के केस में बोल देंगे अधात्विक बंध, लेकिन ऐसा नहीं बोलते अधात्विक बंध, यानी कि वहाँ पे जो होता है वंडर वाल फोर्स का काम करता है।
अभी वंडर वाल फोर्स की बात हम नहीं करेंगे, पहले इतना समझो कि जो मेटल होता है ना, जो आपका धातु होता है, उस धातु के अंदर जो आबंध बनते हैं, उस आबंध को हम बोलते हैं धात्विक आबंध। और धात्विक आबंध जो होता है काफी स्ट्रांग होता है। क्लियर? समझ लो बात को, पहले समझ लो इस बात को, क्या कि मेटल के अंदर जो आबंध बनते हैं वह धात्विक आबंध कहलाते हैं। धात्विक आबंध कहलाते हैं और ये स्ट्रांग होते हैं, यानी कि प्रबल होते हैं। क्लियर? नॉन मेटल केस में समझ जाओ क्या कि इसके अंदर जो फोर्स लगता है, जो बॉन्ड होता है, उसको हम बोलते हैं वंडर वाल फोर्स। वंडर वाल फोर्स आपके लिए नया वर्ड है, परेशान नहीं होना, लिख लेना है। आगे हम जब डिस्कस करेंगे आगे तो वहाँ पे और अच्छा से हम लोग पढ़ेंगे इसको। वंडर वाल बॉल, और जो वंडर वाल बॉल उसके अंदर लगता है, उसके कारण उसके अंदर का जो फोर्स है, जो अंदर का आकर्षण है, वह कैसा हो जाता है? वीक हो जाता है, यानी कि दुर्बल हो जाता है। कैसा हो जाता है? दुर्बल हो जाता है। यही इसीलिए अब वो जो नंबर 5 डिफरेंस में क्या, जब धात्विक आबंध होते हैं होगा तो स्ट्रांग होगा। स्ट्रांग होगा तो उसको बॉयल करने के लिए, उसका क्वथनांक बोलने तो उसको गर्म करने के, उसको तोड़ने के लिए काफी ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होगी। सोचो। और जबकि यह वीक है, यह आसानी से हीट कर हो जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे? नंबर 5 इसका क्वथनांक, और अच्छे से इसको लिखो, इसका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि गलनांक। जब बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिक मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, ज़्यादा बोले तो और अच्छा से लिखो, उच्च होता है, उच्च होता है। क्लियर? एक्सेप्ट क्या? मरकरी, गैलियम। याद करो, यह सब तो लिक्विड हो रहा था ना, तो एक सॉलिड को हीट करो, सॉलिड का जो बॉइलिंग पॉइंट, और ये लिक्विड है, ठीक है, धातु है, इसका एक, इसको हीट करो तो इसका एक बॉइलिंग पॉइंट, दोनों में तो अंतर हो ही जाएगा ना। हाँ ठीक है, जनरली हम इसको बोल दें कि इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? ऊंच होता है, मरकरी और गैलियम को छोड़कर, क्योंकि यह लिक्विड नेचर का होता है। कोई पूछा ऐसा क्यों? बिकॉज यह लिक्विड होता है, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होगा वह क्या होगा? निम्न होगा। ध्यान रखना इस चीज को। नंबर 5 इसमें बात कर लेते हैं। इसका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऊंच होता है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? तो सिंपल सी बात है कि यह ऊंच होता है तो यह निम्न होगा। क्लियर? हाँ, ध्यान रखना है इस चीज को। इसके पास भी एक्सेप्शन है। देखो, जितना भी हम यहाँ पे जो पॉइंट लिख रहे हैं ना, यह सामान्यतः पॉइंट है, ठीक है। मैक्सिमम पार्ट ऐसा ही होता है, इसलिए पॉइंट हम मेंशन कर रहे हैं। कुछ अंदर का जो पार्ट है, जो कुछ एक्सेप्शनल पार्ट है, उसको हम एक अलग से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस बात को ध्यान में लेकर चलिएगा। अब मान लो कि इसके कंपेरिजन में इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया? ऊंच हो गया, तो इसके कंपेरिजन में इसका निम्न होगा। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे एक्सेप्शन है कि मरकरी और गैलियम जो कि लिक्विड होता है, तो इसका जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है, जो मेल्टिंग पॉइंट है, वो क्या होगा? निम्न होगा। लेकिन यहाँ पे भी कुछ ऐसे अपवाद हैं, जैसे कि सिलिकॉन को, कार्बन हो गया आपका, फिर से बोरोन हो गया, इस सब का मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है? उच्च होता है, जबकि ये भी तो आपका नॉन मेटल ही है ना। तो इस बात को भी ध्यान में लेकर चलिएगा। तो इसको नोट करिए, फिर नंबर 6 में चलते हैं। चलिए, तो
नंबर 6 की बात करते हैं इसमें। क्या कि जो आपका मेटल होता है, जो आपका धातु होता है, वह विद्युत धनात्मक होता है, विद्युत धनात्मक होता है। और जो आपका नॉन मेटल होता है नंबर 6 में भी, यानी कि जो आपका अधातु होता है वह विद्युत ऋणात्मक होता है। जैसे कि देखो समझो ध्यान से, जैसे कि हम यहाँ पे मेंशन किए थे सोडियम, एग्जांपल सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, तो 2 8 1, तो आसानी से यह क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया और बन गया क्या, Na+। जो आपका Na+ है इसी को हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी कि विद्युत धनात्मक। तो ध्यान रखिए जितना भी मेटल है हमारे पास सबका टेंडेंसी है क्या करना, इलेक्ट्रॉन को लॉस करना, इलेक्ट्रॉन का निष्कासन करना। और जैसे इलेक्ट्रॉन का निष्कासन करेगा तो क्या बनेगा, विद्युत धनात्मक। इसमें क्या है, तो जो आपका नॉन मेटल होगा वह इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा। जैसे कि मान लीजिए क्लोरीन, तो क्लोरीन 2 8 7, जैसे एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो Cl- और 2 8 8 और Cl- कैसा है आपका, विद्युत ऋणात्मक। क्लियर। नंबर 7 और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या, कि जो आपका धातु होता है वह ऊष्मा का सुचालक होता है, सुचालक होता है। और जो आपका अधातु होता है ऊष्मा और विद्युत कर लो, ऊष्मा और विद्युत इसमें भी ऐड कर लीजिएगा। ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, और अधातु ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। क्लियर। लेकिन ध्यान दो, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़कर, ध्यान रखना है इस चीज को। मतलब है कि टंगस्टन को छोड़कर, डब्लू जो कि है आपका टंगस्टन, टंगस्टन को छोड़कर, क्योंकि बल्ब में लगा हुआ था टंगस्टन बोले तो उसका सिंबल क्या होता है, डब्लू। ठीक है, तो इसको छोड़कर बाकी सभी धातु जो होते हैं वह ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। इसमें आ जाओ, इसमें भी एक एक्सेप्ट है इसको छोड़कर, कौन, तो वह आपका कार्बन फाइबर। कार्बन फाइबर, कार्बन फाइबर जो होता है यह अधातु होने के, कार्बन का ही पार्ट है, अधातु होने के बावजूद भी यह ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। होना क्या चाहिए, कुचालक, लेकिन है क्या, सुचालक। इस बात को ध्यान में लेकर चलिएगा। इसको लिखे फिर नंबर 8 में चलते हैं। चलिए अगला हम बात करते हैं, कितना नंबर, नंबर 8 के आसपास होगा, देख लेना अपना। क्या नंबर 8 में हम बात करते हैं डक्टिलिसिटी की। ठीक है, इसको मतलब क्या, इसको हिंदी में चलो लिखते हैं। क्या, इसको हम बोलते हैं जो आपका धातु होता है, धातु के पास तन्यता की गुण होती है। इसी तन्यता को हम बोल सकते हैं क्या, लचीलापन। इसका मतलब क्या कि आप उस धातु को खींचकर, बात समझ रहे हो ना, उसको ऐसे खींचकर तार के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। इसके फॉर्म में, जैसे कि आप लोग क्या सुनते हो कि एल्युमिनियम का तार,
कॉपर का तार, ये सब क्या है, उस धातु को खींचकर, उसी को तन्यता बोलते हैं, लचीलापन, उसमें काफ़ी लचीलापन है जिसको हम खींचकर क्या बना सकते हैं, तो वायर फॉर्म कर सकते हैं। लचीलापन का मतलब क्या, इस धातु को खींचकर वायर यानी कि तार बनाना। क्लियर। हाँ, कुछ ऐसा धातु है जिसको आप नहीं खींच सकते हो, जैसे कि सिंपल है, ध्यान दो, एक्सेप्ट क्या, तो सोचो, अब मरकरी ये तो लिक्विड है, इसको तुम क्या खींचोगे, द्रव है ना जी। और भी हमारे पास सोडियम काफ़ी सॉफ्ट होता है, इसको भी आप नहीं खींच सकते हो, इसे हल्का ऐसे करोगे तुरंत ब्रेक कर जाएगा। फिर से आपका सोडियम, पोटेशियम और एक जिंक भी आता है, इसकी चर्चा हम करेंगे बाद में, जिंक कैसे नहीं होता है इसकी चर्चा बाद में करेंगे, घबराओ नहीं। नंबर 8, इसके पास तन्यता होती है, तो इसके पास तन्यता, इसके पास लचीलापन नहीं होती है, नहीं होती है। इसके पास भी एक एक्सेप्शन है, इसको भी ध्यान में लेकर चलना, क्या, कार्बन फाइबर, वही वाला एग्जांपल, कार्बन फाइबर। क्लियर। नंबर 9 और इंपॉर्टेंट, क्या, आप लोग तो सुने ही हो, आघात वर्धन्य। क्लियर, आघात वर्धन्यता कर दो। धातु के पास क्या होता है, समझो ध्यान से, धातु के पास, या ऐसे लिख लो इसको, धातु आघात वर्धन्य होता है। सवाल ये रहा कि आघात वर्धन्य का मतलब क्या, तो आघात वर्धन्य का मतलब होता है कि आप उसको पीट कर, एक चादर के फॉर्म में नहीं होता, एक उसको पीटते रहो, एक बड़ा सा शेप बन जाए, बड़ा सा आकार में वो डेवलप हो जाए, से नहीं होता है। मान लो कि लोहा ले लो, लोहा को जब तुम पीटते हो तो क्या होता है, लोहा फैलते जाता है ना, उसी प्रॉपर्टीज को, उसी गुण को हम बोलते हैं कि आघात वर्धन्यता। यानी कि जो आपका मेटल होता है, जो आपका धातु होता है, उसके पास क्या होता है, आघात वर्धन्य होता है, उसको आप पीट कर चादर के फॉर्म में फैला सकते हो, एक्सेप्ट, इसमें भी एक्सेप्शन है, ध्यान रखना। मरकरी, वही वाला सेम, मरकरी, सोडियम, पोटेशियम और फिर आपका जिंक, इसको छोड़कर यह सबके पास, ठीक है, धातु है, लेकिन यह आघातवर्धन नहीं होता है। कैसे पीटोगे, अब मान लो तुमसे कहेंगे मरकर जो कि लिक्विड फॉर्म है उसको पीटते रहो, क्या होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान रखना इस चीज को, यहाँ पर लिख लेना, आघातवर्धन का मतलब क्या, तो वैसा गुण जिसको पीटने के बाद, यानी कि ऐसे लिख लो, हाँ ठीक है, जिसको पीटने के बाद चादर के रूप में विस्तारित हो जाए, विस्तारित हो जाए, उसी वर्ड को क्या बोलते हैं, आघातवर्धन्यता। क्लियर। यह आघातवर्धन्य होता है तो इसमें क्या लिखोगे, तो यह आघातवर्धन्यता नहीं होता है। क्लियर। चलिए, हाँ, इसमें भी वही कहानी, सेम चीज है, एक्सेप्ट कार्बन फाइबर, कार्बन फाइबर। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं नंबर 10 में। चलिए, तो हम लोग अगला बात कर लेते हैं, कितना नंबर होगा, नंबर 10 होगा। देखो, मेटल का यानी कि धातु का जो ऑक्साइड होता है, मेटल का ऑक्साइड, ध्यान समझो, यहां पे जो टर्म है ऑक्साइड, इसका मतलब क्या,
इस बात को ध्यान में लेकर चलना, जो यहाँ पे टर्म है आपका ऑक्साइड, जो आपका ऑक्साइड वर्ड है ना, इस ऑक्साइड का मतलब होता है ऑक्सीजन। यानी कि आप मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहे हो। क्लियर? इस मेटल के ऑक्साइड को हम एक साथ बोल देते हैं, मेटल यानी कि धातु, धात्विक ऑक्साइड। धात्विक ऑक्साइड। तो ध्यान रखना यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं, जो आपका मेटल का ऑक्साइड होता है ना, वह बेसिक नेचर का होता है। कैसा होता है? बेसिक। बेसिक बोले तो क्षारीय होता है, क्षारीय होता है। एग्जाम्पल जैसे कि यहीं पे ले लो, Na2O, MgO, आगे बहुत सारा आता है, डॉट डॉट etc। अब ध्यान से समझो, कुछ मेटल के ऑक्साइड ऐसे भी होते हैं जो क्षारीय, तो इसी को भस्मीय बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ मेटल के ऑक्साइड ऐसे भी होते हैं जो क्षारीय नहीं होते हैं, जैसे कि कुछ मेटल के ऑक्साइड अम्लीय भी होते हैं, जैसे कि Cr2O7, ठीक है, Mn2O5, बात समझ रहे हो ना। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो एम्पोट्रिक होते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम का ऑक्साइड Al2O3, लेड का ऑक्साइड Pb2O3, जिंक का ऑक्साइड ZnO। एम्पोट्रिक बोले तो उभयधर्मी, उभयधर्मी ऑक्साइड। मेटल का ही ऑक्साइड है लेकिन ये उभयधर्मी होता है, यानी कि इसमें धातु का भी, इसमें अम्ल का भी गुण है और क्षार का भी गुण है। इस बात को ध्यान में लेकर चलना। शायद आपको ये दिखाई नहीं दे रहा हो, समझना ध्यान से। एल्युमिनियम Pb और यहाँ पे Zn है, ठीक है। यहाँ पे इसको हम फिर से लिख देना चाहते हैं। देखो, जो आपका एम्पोट्रिक है ना, एल्युमिनियम का, Pb का, लेड और जिंक का, इस तीनों का जो ऑक्साइड है वह एम्पोट्रिक होता है, यानी कि Al से आपके पास Al2O3, Pb का आपके पास Pb2O3 और जिंक का आपके पास क्या आ गया? ZnO आ गया। क्लियर? चलो, इस बात को ध्यान में लेकर चलना। Al2O3, Pb2O3, ZnO। अब हम बात कर लेते हैं नंबर 10 इसकी। इसका ऑक्साइड को हम धात्विक ऑक्साइड बोल दिए, तो इसको क्या बोलेंगे? अधात्विक ऑक्साइड। नॉन मेटल के ऑक्साइड को अधात्विक ऑक्साइड। और ध्यान रखना, जो आपका अधात्विक ऑक्साइड होता है, अधात्विक ऑक्साइड, यह हो गया आपका क्षारीय, तो यह कैसा होगा? अम्लीय। कैसा हुआ? अम्लीय। एग्जाम्पल, बहुत से एग्जाम्पल है, जैसे कि SiO2 कर लो, सिलिकॉन का ऑक्साइड कैसा है? अम्लीय है। कार्बन का ऑक्साइड, ठीक है। फिर से आपका, हाँ ठीक है, बहुत सारा है, डॉट से। नाइट्रोजन का ऑक्साइड NO2, ये सब का सब आपका कैसा होता है? अम्लीय होता है। क्लियर? हाँ, कुछ ऐसे भी अधात्विक ऑक्साइड होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, यानी कि ना अम्लीय और ना ही क्षारीय। न्यूट्रल यानी कि उदासीन, जैसे कि H2O, कार्बन मोनोऑक्साइड,
नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड डॉट डॉट etc। चलिए इसमें दो ही तीन आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा इसमें। चलो तो इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए तो लास्ट हम लोग देख लेते हैं उपधातु के बारे में, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेटलॉइड। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, तो मेटल और नॉन मेटल को बारीकी से हम लोग समझ लिए हैं। मेटलॉइड के बारे में समझ लेते हैं, ध्यान दो, कई बार यहाँ से भी सवाल आ जाते हैं। देखो उपधातु वैसा तत्व होता है जिसमें धातु के भी गुण प्रेजेंट होते हैं और अधातु के भी गुण प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? यानी कि यदि हम बात करें सिंपल सा धातु की, तो धातु आपका क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है, कंडक्टर होता है। क्लियर? और यह क्या होता है, इंसुलेटर होता है आपका अधातु, कुचालक होता है। लेकिन यह क्या होता है, कंडक्टर और वह इंसुलेटर, और इसको बोलते हैं कि यह सेमी कंडक्टर होता है, यानी कि अर्धचालक। इसी को क्या बोल दोगे, इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो यह आपका सेमी कंडक्टर होता है, सेमी कंडक्टर, इसको हम बोल देंगे अर्धचालक। क्लियर? इसके एग्जांपल में बहुत एग्जांपल की बात कर देना सिंपली, ध्यान दो। सिलिकॉन इसी में आता है, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेलिनियम, बोरोन, यह सब का सब कैसा है आपका उपधातु है। तो उपधातु में ज़्यादा इसमें नहीं है, आपको सिंपल ध्यान रखना होगा कि जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण प्रेजेंट हो, धातु एंड अधातु दोनों के गुण उपस्थित हो। क्लियर? यानी कि न पूर्ण रूप से अधातु ही हो, न पूर्ण रूप से धातु ही हो, उसी को हम बोला करते हैं क्या, उपधातु। इसको ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा एग्जांपल है। क्लियर? चलिए तो इसको नोट कीजिए, इसके आगे हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं। इसको नोट कीजिए, जहां दिक्कत हो फिर कमेंट कीजिए।